हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो शाम के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग कर रहे हैं वीडियो हिस्ट्री क्लास 10 का वीडियो नंबर 2। सर वीडियो नंबर 1 कब आएगा, किधर आएगा? तो वीडियो नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें ग्रेट डिप्रेशन के काउजेज़ को, ग्रेट डिप्रेशन क्या है, बढ़िया तरीके से नहीं बोलूँगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ उतना अच्छा, लेकिन आंसर जो है एक्सप्लेन द काउजेज़ ऑफ ग्रेट डिप्रेशन का, अगर आप भी उसका आंसर ढूंढ रहे हो तो हमारे चैनल पे चले जाएं। बेस्ट आंसर मैंने अपने तरफ से पूरी तरह से ट्राई किया है। तो ग्रेट डिप्रेशन का आपको वहाँ पे फुल मतलब क्या क्या है वो मिल जाएगा, लगभग एक्सप्लेन नहीं हुआ है वो। अगर आप पूरा हैंड रिटन, अगर आपको समझ में आता तो आप खुद समझ जाओगे, आपने टॉपिक पढ़ रखा तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन का इंडियन इकोनॉमी में क्या इफेक्ट था। कई लोग वहाँ से यहाँ आए होंगे तो उनका भी स्वागत है इस वीडियो में। तो ग्रेट डिप्रेशन से इंडिया को क्या असर हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन क्या था, कैसे आया था, सब उस वीडियो में बताया हूँ मैं। तो चलिए, द ग्रेट डिप्रेशन कम ऑन 1929 इन ऑल ओवर वर्ल्ड। ग्रेट डिप्रेशन जो था सो 1929-1930 के आसपास आया था। सिक्योर डेट थोड़ी ना है, तो 1929-1930 इसका आसपास डेट था और ये पूरी तरह से पूरे विश्व में फैल चुका था, सिर्फ भारत में नहीं। तो इसका बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट, मतलब बहुत ही हानिकारक इम्पैक्ट था इंडिया का भी और इसके इकनॉमी का भी, जो कि उस समय ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर था। सम ऑफ सच ग्रेट इम्पैक्ट आर फॉलोइंग। अगर ब्रिटिशर्स के अंदर नहीं रहता, यहाँ पे बहुत बड़े फैक्टर है रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, अगर ब्रिटिशर्स के अंदर नहीं रहता तो शायद हम लोगों को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो उसका इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये ब्रिटिशर्स जो है, रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। तो सम ऑफ सच ग्रेट इम्पैक्ट आर फॉलोइंग। ग्रेट डिप्रेशन के कुछ इम्पैक्ट्स इधर है। तो चलिए इधर आते हैं अब हम लोग। तो पहला पॉइंट जो है दिख रहा है ना, बिफोर 1929, 1929 से पहले इंडिया जो था मेजर एक्सपोर्टर था वेट का, तो यूरोपियन काउंसिल्स, सॉरी यहाँ कंट्री कर देता हूँ 1 सेकेंड। सो गाइस देखिए, अब मैंने लिख दिया है यूरोपियन कंट्रीज, मतलब 1929 से पहले भारत जो था बहुत ही मेजर एक्सपोर्टर था वेट का, गेहूं का, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। लेकिन जब इंटरनेशनल प्राइस जो था वेट का, वहाँ पे भी ये पॉइंट डिस्कस किया गया, वहाँ जाके देख के आइए, उसका बहुत अच्छा समझ में आएगा। जब इंटरनेशनल प्राइस जो था वेट का वो गिर गया तो ग्रेट डिप्रेशन की वजह से, तो जो इंडिया में भी इसका प्राइस जो था वो बहुत गिर गया, मतलब 50% हो गया। जो चीज़ पहले 20 रुपये किलो बिक रही थी वो अब 10 रुपये किलो बिकने लगी, तो जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मतलब हम, अब आपको पता है कि आपसे लोग मतलब ककड़ी खरीदे, ये टमाटर खरीद रहे हैं, आपने ढेर सारा टमाटर मतलब पैदा कर रखा है पहले से, अचानक आपको पता चला कि आप टमाटर जो आप 20 रुपये किलो बेच रहे थे वो 10 रुपये किलो बिकने वाला है, बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है, तो आपका नुकसान होगा ना। तो उसी तरह इनका भी नुकसान हुआ। अब बात है पिजेंट्स और फार्मर का, तो पिजेंट्स और फार्मर ही जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा नुकसान, ये कष्ट झेले ग्रेट डिप्रेशन का, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स का रूल था और सब लैंड रिवेन्यू सिस्टम चलता था। हमारे फार्मर्स उतने वेल डेवलप्ड नहीं थे, उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, उन्हें फसल उगाने के लिए मतलब बड़े ज़मींदार से, बड़े तहसीलदार से पैसा लेने पड़ते थे। इसलिए जब उनका फसल नहीं बिका अच्छा, गेहूँ नहीं बिकी अच्छी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें हुआ, क्योंकि वो जब चीज़ मतलब 20 रुपये किलो बेच के वो भर देते हैं, लेकिन 10 रुपये किलो जब बेचना पड़ा तो उन्हें दोनों को, मतलब जैसे तहसीलदार से लिया, ज़मींदार से लिया, फिर और कहीं कहीं से लिया, तो सबको देने के लिए उनके पास उतने इनफ पैसे नहीं बचे। और फिर भी मतलब अब अंग्रेज़ की सरकार थे तो वो तो जानते ही, छोड़ते थे नहीं। तो इसलिए पेजेंट और फार्मर वेर द वर्स्ट सरप्राइज वाइल द प्राइजेस ऑफ डिक्लाइन। गवर्नमेंट ने पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया, मतलब साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, हम कम नहीं करने वाले हैं, जितना पैसा हमको मैंने दिया है उससे मतलब इंटरेस्ट के साथ मुझे पूरी की पूरी चाहिए। अब फॉर फिल द रिवेन्यू, अब पेजेंट्स और फार्मर के पास पैसा था नहीं, पैसे पेड़ में उगते नहीं तो लाएँ कहाँ से। उन्होंने फिर से फसल लगा कि 10 रुपये किलो बेच के ही मैं इसे चुका दूंगा। फिर से लोन लिया उन लोगों ने, फिर से लोन लिया। अब जितना बाज़ार में फसल बढ़ते जा रहा था उतना लोग कम करते जा रहे थे, धीरे धीरे वो वही चीज़ 5 रुपये किलो हो गया, मतलब जितना लगाया उतना नुकसान ही हो गया। तो इसलिए अब उनके पास और ज़्यादा हैवी डेब्ट आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा उनके अंदर वो लोन में, या फिर कहें तो लोन के रिस्क में दब गए। पढ़ते हैं एक बार हम लोग। फॉर फुलफिल द रिवेन्यू मैनी प्रेजेंट टेक लोन फ्रॉम मनी लेंडर होगा 1 सेकेंड। तो देखिए आगे हम लोग मनी लेंडर्स, अगर कोई नोट कर रहे थे तो उसे लेंडर्स कर लीजिए सुधार के, अगर आप भी नोट नहीं कर रहे तो आप भी नोट कर लीजिए। तो फॉर फुलफिलिंग द रिवेन्यू बहुत सारे पेजेंट ने फिर से लोन लिया मनी लेंडर से और फिर से फसल लगाया,
और सो दैट दे फुलफिल द रिवेन्यू, ताकि वो रिवेन्यू को फुलफिल कर सके। लेकिन इसने और ज़्यादा गंदा कर दिया कंडीशन को, और ज़्यादा बद से बदतर कर दिया, क्योंकि अब वो और ज़्यादा हेवी डेब्ट मतलब होता है लोन के अंदर फंस गए, और जिसकी वजह से उनके सारे उनकी ज़मीन चल गई, उनके घर चल गए, उनके प्रॉपर्टी चल गए। इनफैक्ट कई लोगों को तो बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था उस टाइम, बॉन्डेड लेबर। और जो कि अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से 1930 ग्रेट डिप्रेशन के पीरियड में बहुत इंडियंस का अनएम्प्लॉयड हो गए। अब आते हैं अर्बन इंडियन ड्वेलर्स। अर्बन इंडियन ड्वेलर्स जो थे, जो मतलब अंग्रेज़ों के साथ थोड़े मोड़े तालमेल रखते थे, या फिर जो अपर क्लास के इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह थे, उन लोग को ज़्यादा मतलब हिट नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास ग्रेट डिप्रेशन को झेलने के लिए बहुत मनी थे, इनफ मनी था सर्वाइव करने के लिए इकोनॉमिक स्लम्प को। तो इतना ही पॉइंट्स है, मैंने ट्राई किया अपने तरफ से पूरे पॉइंट्स देने का, और अगर आप पॉइंट्स नहीं दे पाया तो आप माफ़ कर दीजिएगा हमें, क्योंकि बेस्ट आंसर मैंने अपने पूरी तरह से मैं हैंड रिटन लिखता हूँ, कोई बुक वाला मिलावट नहीं रहता है इसमें। तो इस तरह ग्रेट डिप्रेशन का बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट था इंडियन इकोनॉमी में, सभी क्लास के पीपल्स पर देखा हम लोगों ने कैसे कैसे इफ़ेक्ट किया, और कैसे कैसे सब क्लास के पीपल सफ़र किए ग्रेट डिप्रेशन के दौरान। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये टाइप करने वाले की करामती है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो अभी तक गए नहीं उनके लिए कुछ और भी है हमारे पास, तो एक धमाकेदार क्वेश्चन। व्हेन वाज साइमन कमीशन कंस्टिट्यूटेड? साइमन कमीशन कब कंस्टिट्यूट किया गया था? आज आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर पूरा भर देना है। देखते हैं कितने लोग भरते हैं, कितने लोग हमारे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं हमारे वीडियोस को, और कितने लोग गालियाँ भरने के लिए आते हैं। तो चलिए आप लोग भर दीजिएगा एकदम पूरा। अगर नहीं आता तब भी बुक से जाके देखिए, और इसका आंसर में हो सके तो 5-10 दिन बाद पब्लिश कर दूंगा। ऐसे बुक में इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा, हिस्ट्री क्लास 10 के बुक में। और सर्च इट ऑन बुक एंड कमेंट, इट विल मेक यू लर्न फॉर लॉन्गर टाइम। अगर आप एक बार कमेंट में भर दोगे, या फिर आप देखो कि दूसरे का हो सके मदद हो, अगर आपको आता है तो हो सके दूसरे जिसको नहीं आता वो देख के आपसे सीख जाएँ। तो चलिए, आपके पास भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, और कुछ होता है पॉलिटिकल साइंस, वही है सर, या फिर साइंस का हो गया। साइंस के तीनों सब्जेक्ट का हमारे पास एक्सपर्ट्स है जो कि टाइप करते हैं। फिर इंग्लिश का हो गया, तो आप लोग कमेंट करिए क्वेश्चन, और हम यहाँ रिस्पांस देने के लिए तैयार है। आंसर आपका होगा, जवाब हमारा होगा। सवाल आपके होंगे, जवाब हमारे होंगे। तो चलिए वीडियो को काटते हैं, वरना कई लोग गालियाँ भर देंगे।